गुड आफ्टरनून बच्चों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, बायो-सवार्ट लॉ हम आज पढ़ने वाले हैं। बायो-सवार्ट लॉ और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़े हम। तो चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। एक साइंटिस्ट थे डेनमार्क के ऑरस्टेड। इन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि विद्युत धारा के अंदर एक चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है, यानी कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बिजली से चुंबक बनाया जा सकता है। इन्होंने प्रयोग किया, देख लीजिए, एक बैटरी लिया, एक चालक तार को लिया है और चालक तार के समांतर एक चुंबकीय सुई रख दिया है। और जो ही स्विच को ऑन करते हैं, मैंने कुंजी बंद की जाती है, देखिए आपके चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब कि इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया है। देखिए, जब धारा की दिशा पलट देने पर, अभी धारा इसमें इस तरीके से बह रही थी, देखिए, और इसमें धारा की दिशा जब हम पलट देते हैं तो चुंबकीय से, देखिए यहाँ पर चुंबकीय सुई ऐसे विक्षेप हो रहा था, यहाँ विक्षेप क्या हो गया, बदल गया। अर्थात अगर किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को पलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होती है, पलट जाती है। कुल मिला के ऑरस्टेड साहब ने ये बताया था कि विद्युत धारा के अंदर एक चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, निहित होता है, माने मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग बिजली के माने इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से मैग्नेट बनाया जा सकता है, और कितना पावरफुल मैग्नेट बना सकते हैं इसी के रेस्पेक्ट में ये हम लोग का लेक्चर है। ठीक है, तो ऑरस्टेड का प्रयोग क्या रहा, ऑरस्टेड साहब ने बस ये सिद्ध कर दिया था कि किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो इस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के मान को हम लोग निकालने जा रहे हैं आज। तो ऑरस्टेड का एक सिंपल सा प्रयोग था, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि हम प्राकृतिक चुंबक, जमीन के अंदर प्राप्त होने वाले प्राकृतिक चुंबक का हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर से जो प्राकृतिक चुंबक मिलता है, एक लोहा का अयस्क होता है मैग्नेटाइट Fe3O4। तो उस चुंबक का क्या होता है बेटा ना, कि अगर जमीन के अंदर से कोई प्राकृतिक चुंबक मिलेगा तो उस चुंबक को अगर हम किसी एक शेप में डिजाइनिंग करें, क्योंकि वो तो रॉक फॉर्म में रहेगा, चट्टान के रूप में रहेगा, तो उसको हम एक रेगुलर शेप देंगे, तो तोड़ के या गर्म करके। लेकिन किसी भी चुंबक को गर्म करने पर या उसको पीटने पर उसकी चुंबकीय शक्ति क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसलिए नेचुरल मैग्नेट का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है। और ऑरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है, इसने पूरे के फिजिक्स के जीवन में, पूरा भौतिक जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। और ये नियम क्या है, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ऑरस्टेड साहब ये दिखाना चाहते हैं कि विद्युत धारा के अंदर एक चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है। When we can able to produce the magnetic field with the help of electric current। करंट के मदद से मैग्नेटिक प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। दमदार लेक्चर है आपका ये, ठीक है बेटा। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखिए, हम लोग का सबसे जो दमदार लेक्चर पढ़ना है वो बायो-सवार्ट। बायो-सवार्ट अगर जान गए तो पहला चैप्टर आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। बायो-सवार्ट का नियम, यह एक फ्रांस के महान साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक है, बायो तथा सवार्ट, और इन्होंने लगभग 1820 के आसपास एक नियम दिया है, प्रायोगिक नियम है, एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने 4 नियम निकाला है। अगर तुलना कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कूलॉम का नियम है उसी के जैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कूलॉम का नियम है उसी के जैसा मैग्नेटिज्म में आपका बायो-सवार्ट का नियम होगा। बहुत ही प्रभावशाली नियम है ये, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्होंने क्या बताया, देखिए ध्यान से समझेंगे बायो-सवार्ट में क्या है। क्या बायो-सवार्ट में ये देखा गया कि हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑरस्टेड ने ये सिद्ध कर दिया, प्रायोगिक तौर पर सिद्ध किए कि किसी भी चालक तार में, ध्यान दे बेटा, किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है यह एक वेक्टर है, यह एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, माने सदिश राशि है। और वेक्टर का मतलब इसमें 2 चीज होगा बेटा,
इसमें परिमाण भी होगा और क्या होगा बेटा, इसमें दिशा भी होगा। इसमें परिमाण भी होगा और क्या होगा बेटा, दिशा भी होगा। परिमाण को ज्ञात करने के लिए, परिमाण को ज्ञात करने के लिए हम नियम माने धारावाही चालक तार, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र आएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नीट्यूड को, परिमाण को निकालने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो-सवार्ट का नियम। बायो-सवार्ट का नियम, बायो-सवार्ट का नियम। और एक आएगा बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायो-सवार्ट का नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये दोनों बहुत इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, डीपली स्टडी कराएंगे आपको। और दिशा, तो अगर किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसकी दिशा को ज्ञात करने के बहुत से नियम पढ़ने हम लोग को। दिशा ज्ञात करने में एक नियम आएंगे आपका मैक्सवेल, है ना बेटा, मैक्सवेल, मैक्सवेल के मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेच का नियम, मैक्सवेल ना, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेच का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेच के नियम पढ़ाएंगे। इसके बाद इसमें है दाएं हाथ के हथेली का नियम, नंबर 1 से निकाल सकते हैं, और भी निकाल सकते हैं एम्पियर के तैरने का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम। तो एम्पियर का तैरने का नियम हो या मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेच का नियम हो या दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 हो, इन सब की मदद से किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा को ज्ञात किया जा सकते हैं। बायो-सवार्ट का जो संबंध है यह है कि किसी भी चालक तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण कितना होता है, उसके परिमाण को ज्ञात करने के लिए बायो-सवार्ट का 4 नियम, प्रायोगिक नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए इसका संबंध, बायो-सवार्ट के नियम का संबंध कैसे है। बायो-सवार्ट ने बताया कि मान लीजिए कि एक चालक तार है और इस चालक तार में हमने I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की है। जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। मान लें कि उस चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु है, कोई P, एक बिंदु है P, और मैं इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहता हूं। इस धारावाही चालक तार द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P पर कितना होगा। तो बायो-सवार्ट ने बताया कि इसके लिए इस चालक तार को छोटे छोटे लंबाइयों में तोड़ दीजिए, अल्पांश लंबाई है ना। तो मान लेते हैं इस चालक तार की छोटी सी लंबाई हम ले लेते हैं, अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई मैंने क्या ले लिया बेटा, डीएल ले लिया। अल्पांश, डीएल बहुत कम बेटा, डीएल अप्रोचिंग 0 के आसपास है। अब डीएल को बिंदु P से अब जोड़ दीजिएगा, एक वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर आर, और एक होगा आपका करंट एलिमेंट अगर निकाला जाए जो डीएल है। डीएल इसमें एक मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो डीएल की दिशा किधर होगी, डीएल एक बिंदु है तो धारा की दिशा में एक स्पर्शी खींचिए, धारा की दिशा में तार को छूता हुआ एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यही होगा बेटा डीएल। इनके बीच में कोण कितना हो गया, थीटा हो। तो किसी अल्पांश लंबाई डीएल द्वारा, ध्यान देना बेटा, अल्पांश लंबाई डीएल द्वारा, अल्पांश लंबाई डीएल द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, माने अल्पांश लंबाई, छोटी सी लंबाई द्वारा बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आता है, इसकी दिशा अंदर की तरफ होगा, बताएंगे अभी, dB। तो वो जो dB होता है, अल्पांश लंबाई द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है dB, वह 4 बातों पर निर्भर करता है। dB अनुक्रमानुपाती होता है I के, माने अधिक एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बिंदु P पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि dB जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है डीएल के, अल्पांश लंबाई के। तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा।
फिर तीसरा प्रयोग करके देखा गया है कि जो dv है वो अनुक्रमानुपाती होता है वेक्टर r और वेक्टर dl के बीच बने कोण के ज्या के साइन थीटा के। और चौथा नियम हो जाएगा कि dv व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। माने अगर बिंदु P तार के करीब होगा तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव वो करेगा। ठीक है, इन चारों नियमों को मिला दीजिए। इन चारों नियम सब एक्सपेरिमेंटल नियम है, प्रायोगिक नियम है, इनको मिला दीजिए तो बनेगा dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i dl और साइन थीटा और भाई क्या होगा r स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नियतांक लगा देंगे, यहाँ पर एक नियतांक लगा दिया जाएगा और वो नियतांक होगा बेटा यही लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा dv बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा i dl एंड साइन थीटा और भाई क्या होगा r स्क्वायर। जहां म्यू नॉट एक नियतांक है और म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की, म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता के नाम से इसको जाना जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। और म्यू नॉट का मान कितना होता है अभी चर्चा करेंगे। म्यू नॉट का जो मान होता है ये एक नियतांक है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10 के घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये मान होता है बेटा म्यू नॉट का। तो बायोट के ध्यान रखिए, बायोट ने बताया कि किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस चालक तार के अल्पांश लंबाई dl द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 बातों पर निर्भर करेगी। उन चारों बातों को आपको डिफाइन कर दिया गया है। ओके, चलिए अब तो इसको डीपली स्टडी कर ले हम बायोट को। हम लोग को बायोट के नियम को ज्यादातर उपयोग पढ़ना है, तभी आपने पढ़ा कि dv बराबर क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई और i dl और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई r स्क्वायर। अब इसका हम निकालेंगे वेक्टर फॉर्म। क्या निकालेंगे? वेक्टर फॉर्म निकाल दिया जाए। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, मैंने बायोट के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो एक पढ़ाया गया फॉर्मूला आप लोगों को वेक्टर में कि वेक्टर a है और वेक्टर b है, अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो वेक्टर a डॉट b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, एक फार्मूला ये होता है। और एक होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है बेटा वेक्टर मैंने ए बी साइन थीटा और क्या होता है एन कैप, या मॉडुलस लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर हो जाएगा ए बी साइन के थीटा। मैं देखो अगर वेक्टर, ध्यान दे बेटा, अच्छा ये बता दे कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि स्केलर है बेटा। ये क्या होता है? स्केलर होता है ना। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक वेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की एक दिशा होती है ना, और जानते होंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा किधर होती है? एन कैप। क्या होता है? एन कैप। एन कैप के बारे में पढ़ाएंगे हल्का फुल्का। देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर ए बी साइन थीटा है तो उसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस लिखा जा सकता है। चलिए तो इसमें देखा जाए, इसमें आई विद्युत धारा तो अदिश राशि है, डीएल वेक्टर है और साइन थीटा तो भाई स्केलर है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है। बायोट के नियम का सदिश रूप क्या होता है? आई डीएल और ये होगा बेटा साइन थीटा आर स्क्वायर। इसमें ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा डीवी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा आई डी एल आर और ये हो जाएगा साइन थीटा और भाई आर के घात 3। अब देखो बेटा आ गया ना, क्योंकि डीएल भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, साइन थीटा देखो ए बी साइन थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस। तो इसको लिखा जाएगा कि डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा आई और वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर का मॉडुलस और नीचे हो जाएगा वेक्टर आर के मॉडुलस के घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये है बेटा आपके, अगर इसको और एक फॉर्म में लिख दूं, इसको और एक फॉर्म में लिखूं, थोड़ा सा अगर बदलाव करूं इसमें, देखिए अगर बायोट के नियम को हम लोग सॉल्व करें, बायोट के नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बायोट के नियम से हम किसी भी धारावाहिक चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। चलिए देख लीजिए, तो अभी आपने पढ़ा है कि dV बराबर
म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा आई और वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर और ये हो जाएगा वेक्टर आर के मॉडुलस के घात 3। अगर यहाँ भी वेक्टर लगाएं तो वेक्टर डी बी निकालें अगर तो वेक्टर डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर। अब मॉडुलस हटा के ब्रैकेट लगा दीजिए और ये हो जाएगा वेक्टर आर के घात 3 का मॉडुलस। और एक सबसे अच्छी बात बता दें कि वेक्टर डीएल की दिशा किधर होगी, वेक्टर डीएल की दिशा होगी सॉरी वेक्टर डीवी की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर की दिशा। ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर की दिशा होती है। इसकी दिशा होगी बेटा वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। और मुझे लगता है कि थोड़ा वो दिशा निकालने का आपको ज्ञान होगा, दिशा कैसे हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा बता दें आपको दिशा कैसे निकाला जाता है। इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर की दिशा होगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसको उतार लीजिए जल्दी से, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए बेटा दिखा देते थोड़ा सा इसको हम। तो हम लोग को पता है कि अगर मैं मान लो कि वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी और मैं कहूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा किधर है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा किधर है, इसको दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं बेटा। दाहिना हाथ का जो नियम है वह क्या करिए, वेक्टर ए की तरफ करिए और उंगली को बी की तरफ मोड़िएगा तो अंगूठा जो आएगा वही आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा होती है। मैंने वेक्टर अगर इसके हिसाब से बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं एक्स अक्ष वाई अक्ष और एक होता है क्या बेटा जेड अक्ष। आप जानते हो कि ओ एक्स लंब होता है ओ वाई पर, लंब होता है ओ जेड पर। अच्छा एक्स अक्ष की दिशा को क्या बोलते हो आई कैप, वाई अक्ष की दिशा को जे कैप और जेड अक्ष की दिशा को क्या कहते हो के कैप। अच्छा जेड अक्ष समझते हो बेटा, जेड अक्ष बिल्कुल ये होता है, ये जेड अक्ष होता है, माने एकदम बिल्कुल बाहर की तरफ आएगा तो के कैप और ब्लैक बोर्ड के अंदर जाएगा तो माइनस के कैप। तो उसके अगर डायरेक्शन के हिसाब से दिखाएं हम तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा देख लो, ए से बी की तरफ जा रहा हो, अंगूठा बाहर की तरफ है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा जो होगी वह किधर बेटा के कैप है। के कैप ने एकदम बिल्कुल एकदम आउटवर्ड, बिल्कुल आउटवर्ड, मैंने जिस तल में जिस समतल में वेक्टर ए और वेक्टर बी स्थित होते हैं उस समतल पर लंब होता है यन कैप, उस समतल पर लंब होता है। अच्छा अगर बी क्रॉस ए की दिशा निकाले तो बी क्रॉस ए की दिशा निकालिए तो इसकी दिशा हो जाएगी बेटा, अब आओगे बी से आपको ए की तरफ दाहिना हाथ से, तो बी से अगर मैं ए की तरफ आऊंगा तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ आपका चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा अंगूठा आपका, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की दिशा निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस के के कैप। कितना आ जाएगा बेटा माइनस के कैप। याद रखिएगा बी से दाहिना हाथ ले लीजिए और आप बी से आओगे ए की तरफ, देखो बी से अगर ए की तरफ आओगे तो अंगूठा ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है तो बी क्रॉस ए की दिशा माइनस के कैप। ठीक है, इतना आपको ज्ञान होगा थोड़ा बहुत जरूर आपको। चलिए अब क्या करेंगे, बायोट के नियम को आसानी समझ गए और बायोट के नियम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको डेरिवेशन करना है बेटा, और वो डेरिवेशन है आपका ये डेरिवेशन, बहुत ही खूबसूरत सा डेरिवेशन। अनंत लंबाई के ऋज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी एक चालक तार है बेटा, एक चालक तार है बिल्कुल सीधा है और वो अनंत लंबाई का है। यदि क्या बेटा, यदि अनंत लंबाई का है और उसमें अगर आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो उस चालक तार से मान लीजिए कि ए दूरी पर, उस चालक तार से ए दूरी पर यदि कोई बिंदु लिया जाए तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसी का डेरिवेशन करना हम लोग को। और यह डेरिवेशन आपके लिए, यही डेरिवेशन आपके एम्पियर के नियम को भी डिराइव करेगा। तो ध्यान रखिएगा
अनंत लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी हम लोग के पास एक चालक तार है, बिल्कुल सीधा है, रिज रेखीय माने स्ट्रेट है, और उसमें धारावाही माने करंट फ्लो कर रहा है, और उसके द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको निकालना है। बड़ा डेरिवेशन है, ध्यान से इसको समझिएगा। यही डेरिवेशन इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से गवर्न, इसका डेरिवेशन पर समझा दें, इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, अनंत लंबाई। अच्छा, चालक तार की लंबाई को अनंत क्यों लिया जाता है? चालक तार की लंबाई को अनंत क्यों लिया जाता है? कोई बता सकते हैं बेटा? चालक तार की लंबाई को अनंत लेने के पीछे क्या रीजन है? चालक तार की लंबाई को अनंत क्यों लिया जाता है? इसके डेरिवेशन ये हो जाएगा, अनंत क्यों लेंगे? क्योंकि अगर मान लो कि चालक तार की लंबाई हम परिमित लेते हैं, फाइनाइट लेते हैं, तो निश्चित रूप से तार जाके आपका मुड़ेगा इस तरीके से, ठीक है बेटा? ऐसे ना बनेगा करंट। अगर तो अगर यहां पर बिंदु P पर आप इस चालक तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, तो इस तार में तो करंट बह रहा है ना, ध्यान देखिए। तो आप निकालना चाहते हो इसकी वजह से आप निकालना चाहोगे, लेकिन ये चालक, ये भी इसके द्वारा भी इस पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इसीलिए कहने के बाद चालक तार की लंबाई इतना अनंत कर दिए हैं, ये वाला जो चालक तार है यह इस बिंदु P को प्रभावित नहीं कर रहा है ना, क्योंकि तार तो कहीं ना कहीं मुड़ेगा ना बेटा, तो इस तार का भी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इसी चीज से बचने के लिए हम चालक तार की लंबाई को इनफाइनाइट कर दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, अभी क्वेश्चन पूछा है, एक चालक तार है, बिल्कुल सीधा है, एकदम सीधा एक चालक तार है, अनंत लंबाई का है, बिल्कुल अनंत लंबाई का। ये माइनस अनंत है और ये क्या है बेटा? प्लस अनंत है, और इसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार से a दूरी पर, इस चालक तार से a दूरी पर एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग को निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग को निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र बता दें आप लोग को, चुंबकीय क्षेत्र फिजिक्स में जब ऐसे क्रॉस बना देता है, इस तरीके से क्रॉस का जो मतलब होता है बेटा, यह चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है माइनस के k का। क्रॉस का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र है दिए गए तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको कहा जाता है क्रॉस क्रॉस क्रॉस। एक चुंबकीय क्षेत्र है, दिशा अंदर की तरफ, ब्लैक बोर्ड के अंदर है, ठीक है? अगर फिजिक्स में ऐसे चिन्ह आ जाएगा, डॉट डॉट चिन्ह आ जाता है, फिजिक्स में अगर ऐसे डॉट चिन्ह बनाया जाता है, इसका मतलब कि यह भी चुंबकीय क्षेत्र है, यह भी चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या बेटा? k का है, माने वह बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है। अभिलंबवत, देखिए डॉट में चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत बाहर की तरफ आ रहा है, और क्रॉस में चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत अंदर की तरफ जा रहा है। इस चीज का वो संकेतक होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो एक चालक तार बिल्कुल सीधा है, कितना बेटा? अनंत लंबाई का है, I एम्पियर की इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार से कितना दूरी पर? a दूरी पर एक बिंदु है बेटा P। अभी इसका पता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आएगा, एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग को निकालना है बायो-सैवर्ट के नियम की मदद से। तो काम करेंगे, बायो-सैवर्ट का फॉर्मूला क्या है? बायो-सैवर्ट का जो नियम है वह ये है कि dB बराबर μ0/4 पाई I dl और साइन थीटा और बाई क्या है बेटा? r²। यह है बायो-सैवर्ट का नियम। इस बायो-सैवर्ट के नियम का हम लोग को सहारा लेना है। अब जानते होंगे बायो-सैवर्ट के नियम का सहारा लेने के लिए उस पर हम एक छोटी सी लंबाई लेते हैं, अल्पांश लंबाई लेंगे। एक छोटी सी लंबाई ले लो बेटा, एकदम छोटी सी लंबाई dl, छोटी सी लंबाई, और उसकी दिशा किधर होगी? इस तरह हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी dl बिल्कुल अल्पांश लंबाई है, और इसको आप जोड़ दीजिए बिंदु P से, ये हो जाएगा वेक्टर r, ये हो गया dl, इनके बीच में कितना कोण बन रहा है? थीटा बन रहा है, ठीक है बेटा? चलिए,
अब क्या करेंगे, कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम दे दीजिए, मान लेते हैं कि बिंदु यम है, और इसका नाम लेते हैं, मान लेते हैं कि बिंदु यन है। जरा इस त्रिभुज देखो बेटा, इस तरह से जो बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, इसको देख लीजिए। ये आपका यम है, ये आपका पी है, ये आपका एन है, ये 90 है, ये आपका ए है, ये दूरी आर है, और इसको मैं एल मान लेता हूँ। मान लो कि यम से यल तक जो तार की लंबाई, मैं इसको एल मान लिया हूँ। ठीक है, ये वाला कोण कितना बेटा, ये वाला कोण आपका थीटा है, और इस वाले कोण को मैं मान लेता हूं कि फाई है। त्रिभुज देखो, त्रिभुज यम पी यन को मैं लिया हूं, ध्यान देना बेटा, इस वाले त्रिभुज को मैं लिया हूं। अच्छा, डीएल बहुत छोटा बेटा, डीएल की जो लंबाई एकदम 0 के आसपास है, डीएल अप्रोचिंग 0, जानते होंगे, डीएल अप्रोचिंग 0। चलिए, अगर इसमें एक हम नियम लगाएं, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है, तो अगर मैं थीटा और फाई को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश और माइनस के फाई। एक चीज बना लीजिए, जिनकी जरूरत हमको पड़ी। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में थीटा का जगह पर 90 माइनस के फाई रखेंगे। ठीक है बेटा, ये वाला कोण फाई है, ये वाला कोण कितना बेटा, फाई है। चलिए, अब लीजिए इसी में जरा लीजिए tan फाई हो जाएगा tan फाई। tan बराबर लंब बटे आधार होता है, tan बराबर लंब बटे आधार होता है बेटा। tan बराबर लंब बटे आधार, लंब किसे कहते हैं, जिस कोण को लेते हैं उस सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। एल लंब हो जाएगा, एल लंब हो जाएगा, आधार ये तो कौन है बेटा, आधार आपका ए हो गया, और तिर्य गुणा करते हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा ए, और हो जाएगा tan के कितना हो गया बेटा, फाई हो गया। तो यल बराबर ए tan फाई। अब करिए अवकलन कर, दोनों तरफ हमको डीएल का मान चाहिए बेटा, मुझे डीएल चाहिए, तो मैं गुणा कर देता हूं डी अपॉन डी फाई एल से। ए तो नहीं, अचर पद बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी फाई, और ये हो जाएगा बेटा tan फाई से। एक सारे बच्चे फार्मूला जानते होंगे, एक सूत्र होता है, आप लोग याद रखिए, डी बाई डी एक्स tan एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec स्क्वायर x। तो tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो वैसे tan फाई का फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर फाई, तो हो जाएगा a sec स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक ना। तो dl बाई डी फाई बराबर a sec स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया जाए बेटा, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए ध्यान से। तो हम लोग का आ गया dl बाई डी फाई बराबर आ गया है a sec स्क्वायर फाई, तीन गुणा कर दीजिए, तो आ गया dl बराबर a sec स्क्वायर फाई, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, डी फाई हो जाएगा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा हम लोग को मिल गया। तो इसी में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में इन डाटाओं को रखेंगे। डी फाई का मान यहाँ से क्या है, यहाँ से थीटा को जो मान निकाले हैं, एक और मान चाहिए बेटा आर हमको चाहिए। कौन सा, आर की वैल्यू में चाहता हूं आर निकाल दूं। और आर निकालने के लिए इसी त्रिभुज में लेता हूं बेटा मैं सेक आर, सेक फाई या कॉस फाई ले लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको उतार लीजिए, मैं मिटाऊंगा इसको, ये वाला नीचे वाला बेटा मिटाऊंगा, इसको उतार लीजिएगा। tan फाई बराबर लंब बटा आधार, इसको याद रखिएगा, tan फाई बराबर लंब बटा आधार, मैं tan फाई बराबर l बाई ए, तो l बराबर a tan फाई, इसके दोनों तरफ हम डेरिवेटिव कर दिए फाई के रेस्पेक्ट में, a सेक स्क्वायर फाई। क्लियर बेटा। चलिए, तो अब मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं, इसको मिटा देता हूं, क्योंकि हम लोग को एक नया डेरिवेशन इसमें चाहिए, और वो डाटा है इसी त्रिभुज में। क्या लोगे बेटा, इस त्रिभुज में आप लीजिए कॉस फाई या कॉस या सेक डायरेक्ट ले सकते हैं। सेक फाई कितना होगा, सेक बराबर होता है बेटा कर्ण बटे आधार। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना बेटा, कर्ण तो आपका आर है, और आधार कितना, आधार आपका ए हो जाएगा, त्रिज्या गुना कर दो, तो आर बराबर हो जाएगा ए सेक फाई, आर बराबर ए सेक फाई, और इसका भी मान समीकरण नंबर 1 में रख देना, बस एकदम बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, फाई का मान जहां जहां थीटा, इसमें जहां थीटा होगा वहां मैं रखूंगा 90 माइनस के फाई रखूंगा। देखो बेटा, जहां डीएल है मैं डीएल की जगह रखूंगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ध्यान रखो, डीएल का मान इसमें रखूंगा मैं,
और इसमें आर का मान आर बराबर ए सेक फाई, मैंने डीएल का, आर का और थीटा का मान समीकरण नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए। समीकरण में 1 में पुटअप कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ओके, रख रहा हूं बेटा, देखिए ध्यान से। तो हम लोग का dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये है बेटा आई dl और साइन थीटा और बाई आर स्क्वायर। अब इसे मान रख रहा हूं बेटा मैं, ध्यान दीजिए, मान रखिए। तो हो जाएगा dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा आई। अभी मैं dl का मान निकाला था, dl का मान निकाले थे, कितना निकाला, dl का मान कितना आया था बेटा, ए सेक स्क्वायर फाई एंड डी फाई और साइन थीटा के जगह पर रखेंगे बेटा 90 माइनस के फाई, 90 अंश माइनस के फाई। और आर का मान कितना था बेटा, ए सेक फाई था और उसका मैं क्या करूंगा, वर्क कर दूंगा। अब देखिए कितना आ गया, तो हो जाएगा dv बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा आई, बोलो बेटा कितना हो जाएगा, ए और सेक स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा डी फाई और साइन के 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये हो जाएगा बेटा कॉस के फाई हो जाएगा, कॉस के फाई और नीचे इसका वर्क कर दो बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, कैंसिल करिए। देखिए सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल और आपका ए से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो, क्या बच गया बेटा, बच कितना गया देख लो। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई और बचा क्या बचा, यहाँ बच गया आई और ये मिल गया बेटा कॉस के फाई डी फाई और बाई कितना मिल गया, ए मिल गया। तो डीबी का मान आपको पता चल गया, डीबी की वैल्यू कितना आ गया। तो डीबी का मान कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बाई ए हो जाएगा। ओके, उतार ली जल्दी से, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है आपका ये। अब चलिए, तो इस डेरिवेशन में कितना आ गया आपका बेटा, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और कॉस फाई डी फाई और नीचे कितना आ गया बेटा, ए आ गया। अब करेंगे समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन 1 dv और जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई बाई ए और इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा कॉस फाई और क्या हो जाएगा, डी फाई। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, कहां से कहां तक, तो ये देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये चालक तार था, ठीक है बेटा, और ये हम लोग का बिंदु P था, ठीक है। और थोड़ा इसमें समझाने के लिए मैं डीएल को थोड़ा बड़ा दिखाता हूं, डीएल को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। मान लो बेटा ये हम लोग का डीएल है, तो इस बिंदु को मिला दो और इस बिंदु को मिला दो, यही है बेटा डी फाई। इनके बीच जो कोण बन रहा है यही क्या है बेटा, डी फाई है। अब डी फाई इंटीग्रेशन में जोड़ना होता है बेटा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जोड़ना। तो जितने भी डी फाई एंगल बनेंगे कॉस फाई डी फाई को आपको जोड़ना है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं इसको, देख लीजिए, ऐसे समझा देता हूं इसको। मान लो ये एक कोई बिंदु है P, इसको कई छोटी छोटी लंबाइयों में चालक तार को क्या करिए, बांट दीजिए, छोटी छोटी लंबाइयों में बांट दीजिए। आप इसको मिलाओ बेटा, इसको मिला दीजिए। देखिए ये मान लो कि डीएल है, ये वाला कोण एक डी फाई मिलेगा, फिर इसको भी मिला दो बेटा, यह भी क्या मिलेगा, डी फाई मिलेगा। इसको मिला दीजिए, यह भी आपका डी फाई मिलेगा। इसको मिलाइए, यह भी एक डी फाई मिलेगा। इसको मिलाइए, यह भी डी फाई मिलेगा। और मान लेते हैं कि इसको मिला दीजिए, यह भी एक डी फाई मिलेगा। समाकलन मतलब सबको जोड़िए, समाकलन मतलब सबको, जितने एंगल बन रहे सबको जोड़ दीजिए। तो पूरा जोड़ेंगे तो यहां से लेके यहां तक हमको एंगल मिल जाएगा। मान लो कि परिमित लंबाई मान लेते हैं बेटा, अभी कितनी लंबाई है, परिमित लंबाई मान लेते हैं। तो कैसे फैलाएंगे इस पट्टी को कैसे फैलाना है ये देख लीजिए। एंगल लेने का जो तरीका है बेटा, एंगल लेने का जो तरीका ये होगा कि आप क्या करिए, एंगल कैसे लिया जाता है इसको मैं समझाता हूं। आप बिंदु P से तार के दोनों सिरों को जोड़ दीजिए, तार के दोनों सिरों को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए।
अब हमको पूरा एंगल लेना है। तो एंगल लेने का एक तरीका बता दिया आपको। एंगल लेने का तरीका एक ये होता है, एंगल का चुनाव कैसे किया जाता है बता दिया आपको। आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जानते होंगे, मैथ में ये होता है, यदि क्लॉकवाइज चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये थीटा का मान पॉजिटिव में होता है, लेकिन वही अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो थीटा का मान क्या होता है बेटा, नेगेटिव में होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर थीटा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज चलने पर थीटा का वैल्यू नेगेटिव में होता है। तो हमको यहाँ से चलना है, मान लो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कोण ले रहा हूं और एक यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोण आपका ले रहा हूं। देखिए अगर ये वाला कोण ले लेंगे तो पूरा हमको चालक तार की लंबाई मिल जाएगी। अभी मान लेता हूं कि चालक तार की लंबाई परिमित है, फाइनाइट है। अगर चालक तार की लंबाई परिमित है तो ये क्या देखो बेटा, ये किधर जाएगा, ये तो क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है जब भी कोण क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के चलने की दिशा में होता है तो नेगेटिव में होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है क्या लेते हैं हम लोग, प्लस में लेते हैं। तो ये तो हमारा क्लॉकवाइज है बेटा, ये मान लेते हैं कि माइनस के एंगल कितना है, φ1 है, और ये वाला अगर ये किधर जाएगा, ये देखो ये घूम के एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इस वाले कोण को मान लेता हूं कि ये वाला कोण आपका φ2 है। इसका मतलब कि समाकलन की जो पट्टी फैलेगी वह माइनस φ1 से लेकर कहां तक, प्लस φ2 तक। अगर इसको सॉल्व कर दे बेटा, इसको सॉल्व कर दे तो हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा CD लंबाई। यानी कि अगर चालक तार की लंबाई परिमित है, माने चालक तार की लंबाई अगर निश्चित है, तो परिमित लंबाई द्वारा बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, यह इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब आंसर आपका आ गया, सॉल्व कर देते हैं इसको। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग, इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलिए तो इंटीग्रेशन का ज्ञान है, थोड़ा बहुत मान लिया जाए। आप सबको पता है कि 1ds बराबर क्या होता है, b होता है। इसका समाकलन आपका b हो जाएगा और म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा i बाई a, और cos फाई का समाकलन आपको बता दे, cos x का इंटीग्रेशन बता दिए। देखो एक फॉर्मूला जान लो, 1dx बराबर क्या होता है, x होता है समाकलन में, और cos x का इंटीग्रेशन पता है किसी बच्चे को, sin x का अवकलन cos x, तो cos x का समाकलन जो होगा, cos x का समाकलन क्या होगा बेटा, sin x हो जाएगा। तो cos x का समाकलन sin x होता है, तो cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई हो जाएगा। तो यहां इसका समाकलन हो जाएगा बेटा sin के फाई, और लोअर लिमिट माइनस के φ1 और अपर लिमिट प्लस के φ2। मान रख दे बेटा, मान रखना सबको आता होगा। तो b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा i बाई a। मान कैसे रखते हैं, समाकलन का थोड़ा बेसिक आइडिया आप लोग को होगा जरूर। क्या रखते हैं, पहले अपर लिमिट, पहले रखेंगे अपर लिमिट, रखिए अपर लिमिट, तो हो जाएगा साइन के, ये हो जाएगा बेटा φ2 माइनस साइन के माइनस के φ1। एक और फॉर्मूला बता दें आपको कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर है क्योंकि माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में आता है, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए बन जाएगा आपका b बराबर बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a, और ये बन जाएगा फार्मूला साइन के φ2 प्लस साइन के φ1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। लेकिन ध्यान रखना है, ये फार्मूला तब यूज करोगे जब चालक तार की लंबाई निश्चित है, फाइनाइट है, तार की लंबाई फाइनाइट है, तब ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा, उस डेरिवेशन में चालक तार की लंबाई क्या दिया गया है, इनफाइनाइट दिया गया है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला तब यूज करोगे जब चालक तार की लंबाई निश्चित है, फाइनाइट है। b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल्स थोड़ा समझा दें, इसे कैसे यूज किया जाएगा। बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये। देखिए ये यूज कहां करेंगे, ऐसे करेंगे, मान लो कि चालक तार है, देखो बेटा चालक तार है, इसकी लंबाई निश्चित है, मान लो कि mn,
mn की लंबाई क्या है, फाइनाइट है, निश्चित है। और इस चालक तार से r दूरी पर मान लो यहां एक बिंदु है P, ध्यान समझना बेटा, मान लो कि इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। समझो ध्यान से फार्मूले को, एक चालक तार है, चालक तार की लंबाई निश्चित है, फाइनाइट है, और इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, और इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो करते क्या है, टेक्निकल काम क्या करेंगे, ध्यान समझो। बिंदु P से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए उस बिंदु को चालक तार के दोनों सिरों से जोड़ दीजिए। यानी कि P से आप जोड़ दीजिए M को, ठीक बेटा, और इसको जोड़ दीजिए N से, ठीक है। और मान लो बेटा ये वाला कोण क्या है, थीटा φ1 है, और ये वाला कोण मान लेते हैं कितना बेटा, φ2। दोनों कोण को नाप लीजिएगा। इसके बाद देखो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0/4 पाई और हो जाएगा I/r, की दूरी r माने है बेटा, और यहां पे निकल जाएगा साइन के φ1 और प्लस के साइन के φ2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फार्मूला यूज करेंगे तब जब धारावाही चालक तार हो और चालक तार की लंबाई फाइनाइट है, निश्चित है। तो इस फार्मूले को यूज करके हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल करा दे, इस पर एक न्यूमेरिकल्स में करा दूं, उसके बाद अनंत लंबाई पढ़ लेंगे हम लोग। इस पर एक देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है, बहुत खूबसूरत सा एक न्यूमेरिकल आपको डिफाइन किया गया है। कह रहे कि एक चालक तार है कोई, मान लीजिए Mn है, एक चालक तार मान लेते कि Mn है। इस चालक तार में कितनी धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक तार से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, और मुझे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। अब देखो एक कोण दिया है, एक कोण दिया 30 अंश, एक दिया है 60 अंश। बहुत अच्छा बात है। तो सवाल देखिए, सवाल लगाने का तरीका ना, जो चीज सवाल में दिया पर उसको लिख लो, क्या क्या दिया देखो बेटा। तो I का मान दिया है, I का मान हो गया 2 एम्पियर, R का मान दिया है 2.73 सेंटीमीटर दिया है, तो बदल लो मीटर में, 2.73 गुणे 10 के घात -2 मीटर में हो गया बेटा। φ1 आपको पता है, φ1 का मान हो गया 30 अंश और φ2 का मान हो गया 60 अंश। अच्छा, इसमें φ1 φ2 किसी को मान सकते हैं, इसको किसी को बीच में प्लस है तो किसी को मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए आ जाए बेटा, B निकाल दीजिए, B, और B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा I/r, और ब्रैकेट में साइन φ1, और ये हो जाएगा साइन के बेटा φ2 हो जाएगा। अच्छा, μ0 का मान तो पता ही है, μ0 का मान बता दें, μ0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 के घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसलिए अगर इसको रखा जाए तो इस पूरी की वैल्यू हो जाएगी 10 के घात -7 हो जाएगा बेटा। I दिया है कितना, 2 एम्पियर, और R का भी मान दिया है बेटा, R का मान कितना है 2.73, और बोलो बेटा साइन φ1 माने कि साइन के 30 अंश, और ये हो जाएगा साइन के 60 अंश। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना होगा बेटा, साइन 30 अंश का मान जानते ही होंगे, 1/2, यानी ये हो जाएगा 10 के घात -7, और ये हो जाएगा 2 और 2.73। साइन 30 का मान होता है 1/2 होगा, और साइन 60 का मान करनी में 3/2 होगा। करनी में 3 का मान जानते ही होंगे, करनी में 3 का मान 1.73 मान लेते हैं। पूरा हल कर दो बेटा, तो 10 के घात -7 गुणे 2/2.73, उसको पूरा हल करोगे तो आ जाएगा 2.73/2। अच्छा, इसका लंबाई तो कितना था, R मीटर में था बेटा, मीटर में रख दीजिए, माने इधर क्या हो जाएगा 10 के घात -2 हो जाएगा। नहीं समझे, अरे R मीटर में भैया, R की वैल्यू ये है मीटर में, ये वैल्यू हमको R की जगह पर रखना है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, अगर R का मान आपको रखना है थोड़ा सा ध्यान से रखो, एक बार फिर से देखिए, मान में रखता हूं जल्दी से, ओके रखो बेटा। चलिए, तो B बराबर इसका मान बोलो बेटा
10 के घात माइनस के 7 हो गया। आई का मान बोलिए, आई का मान 2 एम्पियर और आर का मान है 2.73 गुणे 10 के घात माइनस के 2 और साइन के 30 अंश, क्या लिखे 1/2 साइन के 60 अंश करनी में 3/2। पूरा हल करो, पूरा हल कर देंगे तो आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाओ, 10 के घात कितना हो गया माइनस के 5 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा 10 के घात 5 और ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2.73, इसको जोड़ दो तो 2.73/2 सब कट पिट के आ गया 10 के घात माइनस के 5 टेस्ला। कितना हो जाएगा बेटा, टेस्ला। पढ़ाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। तो इस तरीके से मान हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, ये वैल्यू हम लोग आसानी से निकाला जा सकता है। ओके, एक और न्यूमेरिकल अगर इस पर देखा जाए, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि वर्ग है, एक आपको वर्ग दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी दिया है, वर्ग की भुजा आपको ए दिया गया है और इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और पूछा है इस वर्ग के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए हमको वर्ग के केंद्र पर। तो क्या करेंगे, मान लो कुछ नाम दे दीजिए, पी क्यू आर और एस। तो पहले पी क्यू द्वारा मैं निकालूंगा बिंदु ओ पर, माने कि पी क्यू द्वारा बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कि B1 है बेटा, कितना है B1 है, पी क्यू द्वारा। तो मिला दीजिए, O से इसको मिला दीजिए और O से Q को मिला दीजिए और O से इस पर एक लंब डाल दीजिए, बस। तो B1 का मान निकल जाएगा, B1 बराबर μ0/4 पाई और ये हो जाएगा, ये दूरी कितना बेटा R मान लेते हैं, तो I/R और कोष्ठ में आ जाएगा साइन के φ1 और साइन के क्या हो जाएगा φ2। जब चालक तार की लंबाई निश्चित हो तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने का ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। रख दो बेटा, ये हो जाएगा B1 बराबर μ0/4 पाई और ये हो जाएगा I/R। R कितना होगा बेटा, A/2, R बराबर आधा दूरी है तो R बराबर हो जाएगा A/2, तो R बराबर हो जाएगा A/2 और साइन, ये कोण कितना होगा बेटा, कितना कोण हो जाएगा 45 अंश, 90-90 होता है तो ये हो जाएगा 45 अंश। ये हो जाएगा साइन के, ये कोण हो जाएगा साइन के 45 अंश और प्लस साइन के कितना होगा बेटा 45 अंश हो गया। अगर इसको पूरा मैं सॉल्व कर दूं तो हो जाएगा μ0/4 पाई और इंटू हो जाएगा 2I और बाई ए और साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 होगा। जरा इसको सॉल्व करें और थोड़ा सा, तो हो जाएगा B1 बराबर μ0/4 पाई और ये हो जाएगा बेटा 2I और बाई ए, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 और 2 भाग √2 का √2 हो जाएगा। इतना निकल गया B1, यानी कि PQ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर दिशा निकालेंगे किधर उसकी दिशा होगी, PQ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे किधर होती है, तो दाएं हाथ की हथेली से निकाल सकते हैं। दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकाल दी दिशा क्या होगा। इस अंगूठा को धारा की दिशा में रखिएगा और चारों उंगलियों को उस बिंदु की तरफ रखिएगा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहते हैं। ये जो पेन होगा हथेली तल का विलंबवत बाहर की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं निकालूं कि PQ द्वारा, इस PQ द्वारा बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है ना, तो लगा दीजिए बेटा इस तरीके से। देखो अंगूठा किधर है, अंगूठा धारा की दिशा में और बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो आपका बाहर देखो ऐसा लगना है। अरे भाई बात में समझ रहे होंगे, देखो अंगूठा को धारा की दिशा में, रिपीट अगेन, अंगूठा को धारा की दिशा में और चारों उंगलियों को उस बिंदु की तरफ करिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हैं, तो पाम के विलंबवत बाहर की तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखो ये बेटा, ये अंगूठा देखो, अंगूठा धारा की दिशा में हो गया
और उंगलियां ओ की तरफ, तो इस बार इधर आएगा। इसका मतलब कि बिंदु ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वह नॉर्मली आउटवर्ड माने वेक्टर लगा दे इस पर, तो इस वेक्टर लगा दोगे तो इसमें क्या जुड़ जाएगा बेटा, के कैप। डायरेक्शन क्या जुड़ जाएगा, के कैप आ जाएगा। अच्छा, सबकी दिशा एक ही तरफ होगी, सबकी दिशा एक ही तरफ होगी। पीक्यू द्वारा या चालक जितने भी भुजाएं हैं, माने पीक्यू भुजा द्वारा, माने पीक्यू या क्यूआर, आरएस और एसपी चारों भुजाओं द्वारा बिंदु ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसकी दिशा नॉर्मली आउटवर्ड होगा, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा, माने पीक्यू द्वारा दिशा बाहर। अच्छा, इसका देखो, अगर क्यू आर का निकालोगे तो भी दिशा किधर होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो पीक्यू द्वारा बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, क्यू आर द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। प्रत्येक भुजा द्वारा बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वह एक ही दिशा में होगा। तो परिणामी निकालने के सबको तब जोड़ देंगे, तो एक भुजा का जब निकल गया ना, एक भुजा का निकल गया तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो चारों भुजाओं द्वारा बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पता चल जाएगा। यानी कि रिजल्टेंट, अगर निकाले कि रिजल्टेंट कितना होगा बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का, अगर रिजल्टेंट मान निकाला जाए, रिजल्टेंट मान अगर मैं निकाल दूं तो वो कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए बिंदु ओ पर अगर नेट निकाला जाए, नेट, तो वो कितना हो जाएगा, 4b1 हो जाएगा। तो बिंदु ओ पर नेट चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 4, अब b1 का मान निकाल चुका है बेटा, μ0/4 पाई, और क्या निकला है आपका 2i/a और इंटू √2। बस इसे गुणा भाग कर दीजिए, आपका करेक्ट एकदम आंसर हो गया। अरे 4 से आपका 4 खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया बी नेट। बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट बटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2√2 और i/a। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वर्ग के कहां पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल देख लीजिए, इसको लगा लीजिएगा। हेक्सागन की अगर भुजा ए है, अब मान लीजिए हेक्सागन में अगर बहने वाला करंट है ना, बहने वाला करंट अगर आई है, तो बिंदु ओ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन ये तो भी पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा है, ये न्यूमेरिकल जो किया गया है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। और एक ये न्यूमेरिकल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके दोनों न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। ठीक है बेटा, दोनों न्यूमेरिकल्स को आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी सिखाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स को, हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, तो मैं बता रहा था कि इनफाइनाइट लेंथ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग कैसे निकाल रहे थे। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ हम लोग जो निकाल चुके हैं, अभी जो फार्मूला पढ़ाया गया है b बराबर μ0 क्या था 4 पाई और i/a और क्या था आपका साइन के φ1 और प्लस साइन के क्या हो जाएगा φ2। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब चालक तार की लंबाई निश्चित है तो वही फार्मूला यूज किया जाएगा। अब चलिए अनंत लंबाई लेते हैं। अगर चालक तार की लंबाई अनंत है तो कैसे यूज करेंगे, अनंत लंबाई, अनंत अगर बिल्कुल लंबाई हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए φ1 का जो मान होगा बेटा वो 90 अंश होगा और φ2 का मान भी कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो इसको समझिए कैसे, इसको देख लीजिए कैसे 90 अंश हो जाएगा। मान लो ये बिंदु P था बेटा, ये मान ले कि A है, और इसको मैंने मिला दिया। ये कितना कोण है, मान लेते हैं कि φ1, और ये कोण कितना है आपका φ2 है। φ1 को जरा बढ़ाइए, क्योंकि तार की लंबाई को अनंत कर, देखिए अगर φ1 का मान जैसे जैसे बड़ा करेंगे, φ1 का मान थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देखिए तार की लंबाई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। φ2 के मान को भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे
तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और कि φ1 के मान को अगर 90 कर दिया जाए, φ1 का मान अगर 90 कर देंगे तो हमारा तार ऐसे ना हो जाएगा। देखो φ1 का मान 90 का मतलब इस तरह होगा बेटा, φ1 का मान 90 मतलब ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि दो अगर चालक तार समांतर होते हैं तो कहाँ मिलेंगे, अनंत पर मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप φ1 का मान 90 अंश करोगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर हो जाएंगी, और समांतर रेखाएं कहाँ काटती हैं, अनंत पर काटती हैं। तो आप चाहते हो कि चालक तार की लंबाई अनंत हो जाए, तो इसके लिए φ1 का मान 90 रखना पड़ेगा और φ2 का मान भी 90 रखना पड़ेगा, तब जाके चालक तार की लंबाई क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और देखिए φ1 का मान जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तार की लंबाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और φ1 का मान बढ़ाते 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 90 कर दिया जाए और φ2 का मान भी 90 अंश कर दिया जाए तो चालक तार की लंबाई क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो अनंत लंबाई द्वारा किसी चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालें तो कितना होगा बेटा, देख लीजिए। अनंत लंबाई के लिए हो जाएगा B बराबर μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा I/a, और उसके बाद हो जाएगा साइन के 90 अंश, और यहाँ भी साइन के 90 अंश। तो ये हो जाएगा B बराबर μ0/4 पाई इंटू I/a। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, ऐसा 90 का मान 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 से कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा μ0/2 पाई, और ये हो जाएगा I/a। छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई चालक तार हो, बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल सीधा हो, अनंत लंबाई का हो, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही हो, इस चालक तार से a दूरी पर यदि कोई बिंदु लिया जाए तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, इस बिंदु पर, बिंदु P मान लेते हैं, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा μ0/2 पाई, और ये हो जाएगा I/a। और दिशा किधर होगी बेटा, दिशा निकाल देखो तो, दाएं हाथ से नियम से, दाएं हाथ का तरीके, देखो अंगूठा किधर गया, अंगूठा गया धारा की दिशा में, अंगुलियां बिंदु P की तरफ, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। माना अगर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, अगर सही में लिखें तो वेक्टर B बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई और I/a, और माइनस के क्या होगा बेटा, k का। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान। ओके, तो परिमाण ध्यान रखिएगा। अगर चालक B बराबर μ0/2 पाई I/a कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब चालक तार की लंबाई क्या हो, अनंत हो। अगर कोई चालक तार हो अनंत लंबाई का, बिल्कुल सीधा हो, तो उसके द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए फार्मूला है μ0/2 पाई I/a, I/a। ओके, अब बाकी हम लोग डेरिवेशंस को कल हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बायोट के नियम की उपयोगिता, और कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को कराऊंगा। ओके, तब तक मन ला के पढ़ते रहिए। बी हैप्पी।